सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ओवर बाय ओवर। आज हम प्री मैच रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज बहुत बड़ा मुकाबला है। लेकिन उससे पहले एक और मैच हुआ, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। कल रात को हुआ था ये मैच। और पाकिस्तान जस्ट 5 रन से जीत गया, लेकिन श्रीलंका ने जो बहुत बढ़िया फाइट दिखाया वो बहुत ज़्यादा आगे जाके भी बहुत सारे लोग उसको एक बेंचमार्क सेट करेंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे खेला जाए, क्योंकि उस्मान तारिक को कैसे खेला जाता है श्रीलंका ने कल हमें दिखाया वो वाली बात। और सनक ने जैसे वो फिनिश किया आखिरी में, वो एक साइन है कि श्रीलंका क्रिकेट बहुत आगे बढ़ सकता है इधर से। तेरे को कैसा लगा प्रीतिश वो देख के कल रात को? जैसे 147 का टारगेट था पाकिस्तान के सामने, लेकिन वो तो पूरा नहीं कर पाए। वो मैच हारते हारते भी बच गया। लास्ट ओवर शाहिन अफरीदी का जैसे गया, ऐसा लग रहा है कि क्यों ही वो खेल रहा है, अभी रिटायरमेंट उसको भी ले लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे वो 28 रन करने डिफेंड करने थे लास्ट ओवर में। बट जो पहली 4 बॉल पे रन्स बने, 24 रन बन नहीं 22 रन बन गए थे पहली 4 बॉल में। लगा था कि शायद ये मैच वो जीतना तो ज्यादा मार्जिन से जीतना तो छोड़ो, हार ही जाएंगे। बट वो दो लास्ट 2 बॉल वाइड होनी चाहिए थी, लास्ट बॉल तो वाइड होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। वो भी एक हाँ, अलग कंट्रोवर्सी रहेगी जैसे अभी। उसने बोला कि जैसे लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर, शायद अंपायर ने वो वाइड हाँ, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये सना का थोड़ा मूव भी किए थे, तो इसी चक्कर में नहीं दिया। लेकिन वो वाइड देना चाहिए था लास्ट बॉल। और पिछला लास्ट जो बॉल देना बॉल चाहिए था था। शायद तो स्कूप के लिए देना चाहिए था सनगा को। थोड़ा स्ट्रेट बैट से अगर खेलते वो हाँ, 6 हो सकता था। वही हमने इसमें भी देखा, जैसे मलिंगा भी बात कर रहे थे शनाका से कि वो उस शॉट के लिए नहीं जाना चाहिए था। वो अच्छा खेल रहे थे सामने और कवर्स की तरफ, उधर ही शायद जाते तो 4 मिल सकता था इजी, क्योंकि लो फुल हम्म। टॉस भी था वो। और जो लास्ट बॉल की भी बात करें, ज्यादा मूव नहीं किए थे तो शायद वो वाइड दे सकते थे अंपायर। हम्म। चलो ठीक है। वैसे एक सेमीफाइनल तो फिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। लेकिन जो दूसरा मैच उससे पहले ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा वो शायद वर्चुअल नॉकआउट है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। बहुत ही दोनों के लिए एक आइकॉनिक वेन्यू है। दोनों ने मैच नहीं हारा अभी तक T20 वर्ल्ड कप्स में, अगर देखा जाए तो। और वेस्ट इंडीज के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि 2016 में वो 4 सिक्सेस मार के वहां चैंपियन बने थे। तो तेरे को क्या लग रहा है, पहला रिएक्शन कैसा है कि कल क्या होगा कल के मैच में? बिल्कुल वर्चुअल नॉकआउट कह रहे हैं हम इसको, क्वार्टर फाइनल भी कुछ लोग कह रहे हैं। इंडिया को लगा, दोनों टीम्स के लिए एक्चुअली लगातार 3 नॉकआउट मैच हो जाएंगे यहाँ से। कल का मैच हाँ। जीत के फिर सेमीफाइनल एंड फाइनल, तो मजा आएगा। और कोलकाता का ग्राउंड भी रहेगा तो वहाँ पे भी पिच जो हमने अभी तक फोटोज वगैरह देखे, फ्लैट हम्म। पिच लग रहा है, बहुत रन बनने के चांसेस है। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिक्सेस भी मारा है दोनों ने टीम ने। और 254 256 भी पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ मारे हैं। बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। हेटमैन ने भी कुछ 80 ऑड रन मारे हैं, सूर्य कुमार ने भी 80 ऑड रन मारे हैं, तो बहुत ज्यादा ही कुछ सिमिलरिटीज है दोनों टीम्स में। देखते हैं कि कल कौन जीता है। लेकिन स्टार्टिंग से आते हैं, जैसे इंडिया का रिकॉर्ड रहा है इस ग्राउंड में और जिस तरीके से इंडिया ने इस बार खेला है T20 वर्ल्ड कप, पर लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो मिडिल ऑर्डर फेज में हमको दिक्कत थी पिछले मैच में, जैसे हमने थोड़ी बहुत चेंजेस की, वो थोड़ा शायद अच्छा हो गया इंडिया के लिए। लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ भी देखेंगे तो शायद वो मिडिल ऑर्डर फेज उनका भी थोड़ा फंस रहा है। पिछले मैच में भी जब हेटमैन नहीं चले तो उनका मिडिल, जैसे हमारे भी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे करके आ रहे थे। तो फिर से वही कौन ज्यादा कर सकता है, या इंडिया करेगा या वेस्ट इंडीज इस बार इंडिया के बैटर्स को मिडिल फेज में उड़ा देगा? मिडिल फेज की बात करें तो एक तरफ सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर रहेंगे, और दूसरी तरफ शर्फन रदरफर्ड या फिर पावेल, हेटमायर जैसे प्लेयर्स रहेंगे। सो मजा आएगा देखने में। और जिस तरीके से इंडियन मिडिल ऑर्डर ने पिछले मैच में भी खेला है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तिलक हो या सूर्या हो, बट जिस तरीके से लास्ट मैच खेला तो कॉन्फिडेंस भी आया होगा। और हाँ। हार्दिक ने भी जो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे पिछले मैच में, एक अच्छा एक्सप्लोसिव इनिंग खेला था। तो इंडिया यही उम्मीद करेगा कि उसी तरीके से खेले और एक बड़ा स्कोर बनाए अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो। तो बिल्कुल पिच से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे पहले इमेजेस आए हैं, पूरा फ्लैट पिच लग रहा है। टॉस जीत के क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग या बॉलिंग? क्योंकि
मेरे हिसाब से अगर बैटिंग करते हैं तो थोड़ा फिर डिपेंड करने जाएंगे, क्योंकि आपके पास रन्स ऑन द बोर्ड होगा तो फिर थोड़ा प्रेशर भी कम रहेगा। या क्योंकि ड्यू इस बार T20 वर्ल्ड कप में इतना नहीं दिखा है जो इंडिया लीग में खास करके, तो शायद रन्स ऑन द बोर्ड इजी रहेगा इंडिया के लिए, या इंडिया डिफेंड करने जाएगा, क्योंकि सॉरी इंडिया चेस करने जाएगा रात में। ड्यू का फैक्टर का पता नहीं कि कोलकाता में कैसे रहेगा अभी, हाँ। बट शायद इंडिया वापस बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हम देखें तो इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करके ही सारे मैचेस जीते। जो एक मैच में हम चेस करने गए थे वो हार गए थे, तो शायद हम्म। बैक ऑफ द माइंड वही भी रह सकता है कि बैटिंग फर्स्ट में इजी रहता है। और जिस तरीके से हमारा बैटिंग ऑर्डर भी है वो फ्री खेल सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, हम्म। तो शायद इंडिया बैटिंग फर्स्ट के लिए जा सकता है। हाँ, बट और जो ड्यू बात भी फैक्टर आती है रहेगा। कि जो हमारा स्ट्रांग है उसको लास्ट में रखना ही सबसे बेहतर होता है, और शायद हमारा बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अच्छा ही हुआ है। इसी चक्कर में इंडिया चाहेगी कि बॉलिंग को ही आखिरी में रखे और डिफेंड करने जाए स्कोर को। लेकिन प्लेइंग 11 कैसा रहेगा? क्या संजू सैमसन भी खेलेंगे इसमें इस बार भी, और रिंकू सिंह बाहर रहेंगे? क्योंकि रिंकू सिंह जो एक बड़ी ट्रेजेडी उनकी लाइफ में हुई है, उसके बाद फिर से वो ज्वाइन किए टीम इंडिया को, या वो टीम में मतलब एंट्री कर रहे हैं, या सिर्फ संजू को फिर से खिला रहे हैं और रिंकू सिंह नहीं आ रहे? मुझे लगता है सेम 11 के साथ जाएगी इंडियन टीम, जो पिछले मैच में भी खेली थी। वो ज्यादा बैलेंस लग रही है। हम्म। टीम इंडिया शायद इस मैच से पहले सोच रही होगी कि रिंकू या तिलक दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन हो गया अब नंबर 5 पे। बट जिस तरीके से तिलक ने इनिंग खेला था लास्ट मैच में, और हम्म। रिंकू का ऑफ कोर्स एक ट्रेजेडी के बाद आ रहे हैं टीम में वापस, बट जो प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा कि वो ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किए हैं, तो हम्म। शायद इंडियन टीम इस मैच में सेमिलर के साथ जा सकती है। हम्म। और एक बात भी है, जैसे संजू सैमसन टीम में आते हैं तो वो 300 वाला बार जो दिखता है कि इंडिया शायद क्रॉस भी कर सकता है, वो टेम्पलेट से खेलने जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 300 ही मारना है, लेकिन वो इंडिया 300 वाली जो टेम्पलेट है वो उस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि संजू ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट देता है, जो फिर वो फ्री फ्लोइंग अभिषेक शर्मा और ईशान किशन उसको आगे लेके जाते हैं। तो शायद ये टेम्पलेट इंडिया भी मायने रखेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के भी बहुत बड़े बड़े हिटर्स हैं। तो शायद इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देना चाहती है, पावर प्ले में रन्स बना के फिर मिडिल फेज में उसको देना चाहती है, ताकि मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब इनटू द मैच जाने में। बिल्कुल। और एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, जो राइटी बैट्समैन आ जाता है हमारे टॉप 3 में। हम्म। जो दिक्कत लग रही था कि टॉप 3 लेफ्टी हो रहे थे बार बार, और स्पिनर्स आके हमें फंसा रहे थे, वो चाहे आर्यन दत्त हो या फिर अ, जैसे मार्करम ने भी बॉलिंग की। तो हाँ। एक राइटी बैट्समैन होगा उसको टैकल करने के लिए, तो शायद वो और बेहतरीन तरीके से हम खेल सकते हैं, और टीम में थोड़ा वेरिएशन भी आएगा। और लेकिन देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के पास अकील हुसैन और गुरबख्श मोटी जो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो क्या यहाँ पे अभिषेक शर्मा स्ट्राइक लेना चाहेंगे या फिर संजू सैमसन खुद स्ट्राइक लेंगे? क्योंकि थोड़ा लेफ्ट एंगल एंगल होगा तो राइट हैंडेड बैट्समैन को थोड़ा बाहर जाएगा, लेकिन अगर लेफ्टी बैट्समैन ने देखे तो उनके अंदर आएगा, तो इजी होगा अभिषेक शर्मा को शॉट्स मारने। तो शायद अभिषेक शर्मा यहाँ पे स्टार्ट लेना चाहेंगे। बिल्कुल। अकील हुसैन शायद खेलेंगे नहीं, रोस्टन चेस खेल सकते हैं इस मैच में। हाँ। तो हाँ, वो भी ऑफ स्पिन ही डालते हैं। शायद वो भी आ सकते हैं पावर प्ले में फर्स्ट या सेकंड ओवर लेके। बट मुझे लगता है कि अभिषेक को स्ट्राइक लेना चाहिए अगर पेस बॉलर आता है, और अगर रोस्टन चेज आते हैं तो शायद संजू स्ट्राइक ले सकते हाँ, ये ऑप्शन सही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि होल्डर भी बहुत बढ़िया फॉर्म है, वो बैटिंग फॉर्म भी दिख रहा है कैसे वो फिनिश किए पिछले मैच में, वो बॉलिंग में भी है फॉर्म। तो ये एक और बड़ी मतलब सरदर्द बन सकता है इंडिया के लिए आगे जाके। लेकिन जैसे हम स्टार्ट दिए पिछली मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वैसे ही स्टार्ट इंडिया चाहेगी इस बार भी दे। और अभिषेक शर्मा तो थोड़ा फ्लो में आए हैं वापस, उनसे भी बहुत बड़ी इनिंग्स की जरूरत है, क्योंकि कलकत्ता में इतना बड़ा बाउंड्रीज नहीं है और फर्स्ट आउटफील्ड भी है। तो देखेंगे कि इंडिया बैटर्स थोड़ा रन्स बनाए। लेकिन मिडिल फेज में आ जाते हैं, तो मिडिल फेज में कैसा लग रहा है कि जैसे जिम्बाब्वे के मैच में हमने थोड़ा दिखाया कि मिडिल ऑर्डर भी आगे रन्स अच्छी तरीके से बना सकती है। और शायद ये वाला जो कॉम्बिनेशन हम इस बार लेके आए, क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा रन्स बना के आ रही है, जब जब भी हमारा ओपनर्स रन्स बनाते हैं तब भी हमारा मिडिल ऑर्डर बढ़िया से तरीके से चलती है। जैसे एक लाइव में हमने बात किया था, जब ओपनर 60-40 मार देते तो हार्दिक पांड्या भी इजीली 50 बना के चले जाते उस मैच में।
तो पिछली बार भी वही देखने को मिला, तो शायद जैसे हम बोल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर हमारा फिक्स है, फिर ईशान किशन 3 पे और भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, तो शायद अभी मिडिल ऑर्डर फेज हमारा फिक्स हो गया है। बिल्कुल जो पिछले मैच में भी हमने देखा था कि जिस तरीके से सूर्या, तिलक और हार्दिक ने बैटिंग की थी और शिवम दुबे भी जिस फॉर्म में आ रहे हैं, तो मिडिल मिडिल फेस हमारा बहुत अच्छे जा सकता है। और हम्म। पिछले मैच में इंडिया ने थोड़ा शायद मुझे लगा गलती कर दी थी कि हार्दिक को ऊपर भेज दिया था तिलक के, क्योंकि हम्म। थर्ड 12th ही ओवर चल रहा था, शायद थोड़ा जल्दी हो गए थे हार्दिक। शायद अगर 16th या 17th ओवर होती तो बात अलग थी, बट 12-13 ओवर में तिलक को नंबर 5 पे आना चाहिए, क्योंकि नीचे आके तिलक को मारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हाँ, उतना लेकिन एक पिछले मैच में चीज। हमने देखा कि तिलक भी तो रन इजीली मार भी दिए, तो शायद ये प्लान है कि रिंकू की बदले ही तिलक को आज फिनिशर ही खिला रही है टीम इंडिया, और हार्दिक को थोड़ा और टाइम दे रही है सेटल होने को। शायद ये प्लान हो सकता है हमारे कोच साहब का। देखते हैं कि वेस्ट इंडीज वाले मैच में क्या होता है। और अगर देखा जाए तो फिर हम फिनिशिंग एबिलिटीज देखें तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, नो डाउट ऑन देम, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि शिवम दुबे ने भी मार के दिखाया कि कैसे वो खेल सकते हैं, और हार्दिक ने पिछले मैच में भी 50 रन मारे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे लोअर ऑर्डर बैटर भी बहुत बढ़िया रन बना सकते हैं इधर। बिल्कुल जिस तरीके से दोनों ऑलराउंडर्स ने हिटिंग की है, हम्म। हार्दिक एंड शिवम ने, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वो दोनों। और तिलक को भी इंडिया 5 या 6 पे खिला रही है। पिछले मैच हम्म। में भी एक अच्छा इनिंग खेला उन्होंने, हाँ। तो फिनिशिंग टच भी हमारे अच्छे जा रहे हैं। अक्सर से भी थोड़े रन आ गए तो मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये डू और डाई मैच है, बहुत बड़ा प्रेशर है, तो कौन टू बैटर्स को तू बोल रहा है कि कल इंडिया के लिए बहुत बड़ा जा सकते हैं? क्या वो अभिषेक शर्मा फिर से अपनी जो फॉर्म है वो जलवा दिखाएंगे, या फिर हार्दिक, क्योंकि वो क्लच पांड्या बोलते हैं और प्रेशर मैचेस में वो बहुत बढ़िया रन बनाते, तो फिर हार्दिक पांड्या, किन दो प्लेयर्स को तू बोल रहा है कि कल बढ़िया करेंगे? बैटिंग में मुझे लगता है ईशान किशन कल एक बड़ा इनिंग खेल सकते हैं। नंबर 3 पे भी खेल रहे हैं और पिछले 1-2 इनिंग ज्यादा बड़े स्कोर आए नहीं है, तो हम्म। शायद वो वापस चाहेंगे कि ट्रैक पे आए। और जिस तरीके से उनका बैट फ्लो भी रहता है न्यूजीलैंड के, सॉरी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, मुझे लगता है उनके लिए अच्छी बॉलिंग अटैक रहेगा वो फेस करने के हम्म। लिए। तो एक तो ईशान किशन हो गया, सेकंड ऑफ कोर्स हार्दिक। पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे और इस मैच में भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि अभिषेक शर्मा थोड़ा देखते हैं कि फंसे थे पिछले जो भी मैचेस हो रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस या कुछ भी बोले तो वो थोड़ा निकल के खेल रहे थे, उनका बैट में नहीं लग रहा। ये वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के साथ नहीं होते हुए हमने देखा अभी तक, थोड़ा वो एक्स्ट्रा बाउंस क्रिएट नहीं कर पाए, तो शायद वो इतना जो इम्पैक्ट नहीं डाले अभी तक जो वेस्ट इंडीज के पेसर्स, तो शायद अभिषेक शर्मा ये भी यूज कर सकते हैं और बड़े स्कोर बना सकते हैं इधर। और छोटा ग्राउंड है, मिसहेड भी 6 हो सकता है, एक दो अगर शॉट शर्ट लग गया अभिषेक शर्मा का, तो वो भी गेट गोइंग कर सकते, वो भी बहुत बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। और संजू को भी नहीं भूल सकते, वो भी एक बड़ी इनिंग्स उनके ऊपर भी ड्यू है। और पिछले बार 24 किए क्विक फायर, और जैसे हमने देखा था कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने ये पहले एड्रेस भी किया था, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जैसे हमें इंडिया को चाहिए था वो अब संजू ने दिया। तो देखते हैं कि कल कैसे बैटिंग करते हैं। लेकिन हमारे बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं। शिवम दुबे 2 ओवर 46, कितना कंसर्निंग है? क्या ये इंडिया इसके ऊपर थोड़ा और काम करेगा, या दूसरे जैसे तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग किया उसको भी चांस मिलेगा, या अभिषेक शर्मा को भी इंडिया चांस दे सकता है इधर? कंसर्निंग तो नहीं बोलूंगा मैं इस चीज को। हाँ, थोड़ा लाइन लेंथ अपनी और अच्छी तरीके से कर सकते थे। काफी हम्म। लोग ये भी बात कर रहे थे कि बुमराह के ओवर्स बचे थे, और हम्म। बॉलर्स के भी ओवर बचे थे, तो उनसे करा सकते थे। बट वही बात है कि अगर आप शिवम दुबे से वहां पे ओवर नहीं कराते तो फिर सीधा नॉकआउट मैचेस में बॉलिंग नहीं करवा सकते। तो हम्म। मैं तो उस डिसीजन को बैक करता हूँ इंडिया के, कि उन्होंने बॉलिंग करवाई, तो हम्म। वो तो अच्छा डिसीजन था। थोड़े रन पड़ गए, बट मुझे लगता है यहाँ पे वो थोड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए वापस, जिस तरीके से पावर हिटिंग है वेस्ट इंडीज टीम की। बट हम्म। थोड़ा अगर दूर रखे उनके आर्क से तो शिवम दुबे 1-2 ओवर अच्छे से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, पावर हिटिंग की बात करें, लेकिन दूसरे एंड में जैसे वो पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैच था, उसमें जो उनके पावर हिटर है बाबर आजम को बिठा दिए थे पाकिस्तान।
को ड्रॉप कर दिया था उस मैच में। तो उनके लिए ये अच्छा हुआ, साहिबजादा फरहान ने 100 मार दिया, पहला बैटर बना जो एक वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी, वैसे क्रिस गेल ने भी 2 बार किया है, मतलब मल्टीपल वर्ल्ड कप भी किया है, लेकिन इसमें एक ही मैच में। लेकिन उस 100 का कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को आगे जाके, और हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली का भी जो 319 वाला रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जैसे विराट कोहली का 319 उस साल कुछ काम नहीं था, और इस बार भी साहिबजादा फरार के इतने रन बनाने का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, और वो सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं किए। तो लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है कि उन्होंने एक मैच जीता, एक मैच हारा, और एक मैच उन्होंने नहीं खेला, फिर भी क्वालिफाई करके उनके लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न ही है। क्योंकि जैसे हमने इंडिया का देखा कि डेथ ओवर बॉलिंग इतना अच्छा नहीं हुआ शिवम दुबे से, उनकी तरफ से देखा जाए तो उनके प्राइम बॉलर्स ने इतना अच्छा नहीं किया, और न्यूजीलैंड रेहान अहमद ने हमने देखा बहुत बढ़िया क्लिनिकल चेज भी किया था, तो उनके लिए भी एक आगे जाके कंसर्निंग होगा। और साउथ अफ्रीका क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया रन से आ रहा है, और अनबिटन अभी भी है, जो 2024 का बदला शायद वो लेने ही आ रहे हैं। थोड़ी मतलब 2 ही मैचेस बाकी है, तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका कैसे करेगा। तो तेरे को क्या लग रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड में कौन फेवरेट जा रहा है? शायद हमने ये भी डिस्कस किया, मतलब थोड़ी बहुत हमने जब रिकॉर्ड किए थे, तो ये बात हमें था कि माइंडसेट में शायद साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये हो रहा है, और शायद ये दिख भी रहा हो, मतलब कल अगर इंडिया जीत जाता तो शायद हमारा प्रेडिक्शन भी सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो प्रेडिक्ट किया था वो वैसे ही जा रहा है अभी तक टूर्नामेंट। और हाँ। जो साउथ अफ्रीका की बात करें तो मुझे लगता है वो भी खुशी होंगे कि न्यूजीलैंड आ गया, क्योंकि हाँ। वरना उनको भी कोलंबो में जाके खेलना पड़ता अपना सेमीफाइनल। जो मिलर ने भी बात की थी लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम की, बहुत इधर उधर हुआ था, सेमीफाइनल इधर ये उधर। तो ऑफ कोर्स उनके लिए अच्छा है, और पिच भी उनको ईडन गार्डन का सूट करेगा, जिस तरीके से हम्म। वो अहमदाबाद में खेले अब तक। तो और लेकिन न्यूजीलैंड। जैसे क्या कोलंबो की उससे पहले टिकट्स जो थी वो सेल उसी मैच की पहले हुई है, ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल वर्ल्ड ऑलरेडी टिकट सेल हो चुकी थी। तो क्या ये ऑलरेडी लिख चुका था कि शायद पाकिस्तान नहीं जा रहा है सेमीफाइनल, तो पाकिस्तान को पहले से ही बता दिया होगा कि आप लोग नहीं जा रहे हो, अगर जा भी मतलब न्यूजीलैंड ही जा रहा है तो आप लोग ऐसी तरह से खेलना कि आप नहीं जा रहे हो, आप इतना टेंशन मत लो। तो क्या ये ऑलरेडी प्लान था? बिल्कुल मुश्किल था। ऑफ कोर्स 60+ रन से जीतना तो बहुत मुश्किल होता है T20 गेम में। और हम्म। फाइनल्स की भी टिकट ओपन हो गई थी, कुछ हम्म। सेक्शंस की टिकट बिक भी गई थी। हम्म। तो कुछ आईसीसी को ये पता था कि थोड़ा मुश्किल रहेगा इस पाकिस्तान के लिए यहाँ पे सेमीज और फाइनल में आना। तो हाँ। कोलकाता और अहमदाबाद की टिकट्स ऑलरेडी सेल हो चुकी थी। हाँ, अभी तो तो श्रीलंका वाला लेग भी खत्म हो गया पूरा, अभी श्रीलंका में तो कोई मैचेस होंगे भी नहीं। लेकिन कल वाले मैचेस के लिए भी टिकट्स बहुत लेट शायद ओपन होंगे, अभी तक शायद ओपन हुए होंगे कि भी नहीं हुए पता नहीं। तो कल वाले मैचेस के लिए इतना लेट सेल कर टिकट्स होना, मेरे को भी कंफ्यूजन लग रहा कि क्या आईसीसी चाहता है यहाँ पे, कुछ पता नहीं है, देखते हैं। लेकिन वानखेड़े में शायद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरी बार सेमीफाइनल हो सकता है, और जैसे इंग्लैंड 6 बार सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है, शायद इंडिया ये भी 6 टाइम क्वालिफाई करेगा। देखते हैं कल कैसे खेलता है। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज है, तो वेस्ट इंडीज को भी हम कम नहीं आंक सकते, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ खेल के आए हैं इंडिया जैसे। इंडिया ने भी टॉप किया था अपने टेबल को, वेस्ट इंडीज भी अपने टेबल टॉप किए। और दूसरे एंड में जैसे हमने देखा कि इंग्लैंड क्वालिफाई किए तो किया है, तो इंग्लैंड को भी हरा के वेस्ट इंडीज आ रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है उनके लिए। और जैसे दारन सामी ने बोला है कि ऑल माय सोल्जर्स आर रेडी टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, तो एक ऑल आउट वार जैसा जाएंगे क्या वेस्ट इंडीज, क्योंकि दारन सामी ही थे उनके जो 2 टाइम चैंपियन बने हैं T20 में, तो शायद क्या ये रिवाइव करके लेके आएंगे उनको। बिल्कुल, जिस तरीके से टीम भी उन्होंने इस इस टूर्नामेंट में खेली है, बैटिंग हम्म। हो या फिर बॉलिंग हो। बॉलिंग थोड़ा वीक लग रहा है, बट बैटिंग में खास करके जो फायर पावर है, सोल्जर्स कहा है उन्होंने। और वो हम्म। जो वॉर की भी बात कर रही है, ऑलरेडी अभी देखे तो दुनिया में 2 वॉर चल रही है, मिडल ईस्ट पूरा जल रहा है। तो देखते हाँ, हैं
इस तरीके और से ऐसे देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन वाला तो वार खत्म भी नहीं हुआ है। वो तो चल ही रहा है अभी, और वो 4-5 साल और चलते ही रहेगा। बट मिडल ईस्ट का भी जो चल रहा है अभी हाल, देखते हैं कैसे जाता है। और मैच की बात करें तो ऑफ कोर्स मजा आएगा इस मैच में भी। हाँ, ईडन गार्डन्स, वो डैरेन सामी भी बहुत मतलब वेट कर रहे होंगे, वहां पे जाना है उनको, एक और मैच खेलना है, जीतना है। ये भी वेट कर रहे होंगे। लेकिन उनके अगर बैटिंग और बॉलिंग देखा जाए तो उनके बैटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत है अभी भी। अगर उनके पहले कई विकेट्स पावर प्ले में उड़ जाते तो उनको भी दिक्कत होता है। जैसे पिछले वाले मैच में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में उनकी अगर पावर प्ले में ही 4-5 विकेट उड़ जाती है तो थोड़ा वो बैकफुट में आ जाते हैं, 6 विकेट चली जाती है। तो क्या इंडिया भी ये टारगेट करेगा कि शायद अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रहा है तो पावर प्ले में ही विकेट्स ले ले, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। तो चाहेंगे कि इंडिया को एक थोड़ा अर्ली विकेट्स दे सके इधर। हाँ, बिल्कुल अर्शदीप बुमराह और वरुण चक्रवर्ती इस मैच में भी फेवरेट्स रहेंगे इंडिया के लिए। हम्म। और जिस तरीके से बॉलिंग वो तीनों करते आए, 12 ओवर का जो कहते हैं बैंक है। हम्म। और वरुण भी इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है। और हम्म। अर्शदीप बुमराह पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों संभाल रहे हैं। तो बॉलिंग इंडिया का मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर सूट है एज कम्पेयर टू बैटिंग। हम्म। लेकिन अगर पावर प्ले वाइज कंपैरिजन करें तो शायद इंडिया ने थोड़ा कम रन किया है पावर प्ले में अभी तक, क्योंकि हमारी ओपनिंग पिछली बार हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी। तो इसी चक्कर में थोड़ा हमारा पावर प्ले स्कोर और एवरेज पावर प्ले स्कोर इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर दूसरी एंड में देखा जाए तो शायद पावर प्ले स्कोर में थोड़ा आगे है वेस्ट इंडीज। और लेकिन हमारे बॉलर्स जो है इतना अच्छा किया है पावर प्ले में, तो देखते हैं वो एक बहुत बड़ी चीज होगी देखने लायक कि क्या इंडियन बॉलर्स रोक पाएंगे वेस्ट इंडीज के मतलब जो पावर प्ले स्कोर है थोड़ा कम है। 40-45 रन तक अगर रोक दे, क्योंकि बैटिंग बेल्टर है और छोटे ग्राउंड हैं तो वेस्ट इंडीज भी टारगेट करना चाहेगी। तो देखते हैं कि कैसा इंडियन अटैक जाता है। यार मिडिल फेज में देखा जाए कितना बढ़िया मूव है तेरे को हेटमेयर का 3 नंबर बैटिंग करना, क्योंकि हेटमेयर एट 3 वेरी डेंजरस और उनको टाइम में मिल रहा है और अपनी फ्री फ्लोइंग इनिंग्स है वो खेल पा रहे हैं अभी। बिल्कुल, जो बात कर रहे हैं हम उनके ओपनिंग की, ब्रैंडन किंग और शाय होप। शाय होप थोड़ा स्लो खेल रहे हैं बट रन मार रहे कंटिन्यूसली। और हम्म। हिटमायर भी अगर देखे तो आते ही अटैक करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो स्लो भी हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और फिर वापस अटैक स्टार्ट करते हैं। तो हम्म। हिटमायर एट नंबर 3 बहुत बढ़िया वर्क किया है उनके लिए। हम्म। और जो मिडिल ऑर्डर भी है उन पे भी प्रेशर कम आ रहा है उस वजह से। हाँ, जैसे कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ उस पोजीशन में निकोलस पूरन पहले से खेल रहे थे और बढ़िया फॉर्म में थे। और उनको भरना बहुत बड़ी बात होती है और हिटमैन ने शायद अभी तक अच्छा काम किया है वेस्ट इंडीज के लिए। एक बढ़िया मूव डायरन सन के लिए। लेकिन वो आगे जाके इंडिया के खिलाफ कैसे रन बनाते हैं वो बहुत देखने लायक होगा। क्योंकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने जो 2016 में वानखेड़े में किया था कुछ थोड़ा वो 2026 में भी वो करना चाहेंगे। और देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस आगे होता है। फिर आगे अगर हम मिडिल ऑर्डर फेज देखें तो उनके जैसे हमने देखा कि रोस्टन चेज भी अगर वो खेल रहे हैं उसमें आएंगे मिडिल ऑर्डर फेज में। होल्डर भी आएंगे, रोमारियो सेफर्ड भी आएंगे, सरफन रदरफोर्ड भी सर आएंगे उसमें। तो वो बहुत एक हेवी पैक्ड और 6 सीटिंग पैक्ड है उनकी मिडिल ऑर्डर भी। तो क्या वरुण चक्रवर्ती को टैकल कर पाएंगे ये मिडिल ऑर्डर फेज में, क्योंकि 2 मैच में वरुण थोड़ा ऑफ कलर दिखे। और जो लोग बोल रहे हैं कि क्या वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री भूल गए, शायद ये मैच है वरुण को फिर से अपनी मिस्ट्री को वापस लेके आनी। बिल्कुल, उनका आईपीएल का होम ग्राउंड भी है, बहुत सारे मैचेस हम्म। भी खेल चुके हैं वो यहाँ पे। और एक मैच तो किसी का भी खराब जा सकता है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, 8-9 मैचेस खेल रहे हैं, तो एक मैच इधर उधर ऑफ कोर्स किसी का भी हो सकता है। बट जिस तरीके से वो अपनी लाइन लेंथ डालते आ रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी से वो बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, मुझे नहीं हम्म। लगता उनके लिए प्रॉब्लम होगा। और वेस्ट इंडीज के भी हम देखें तो स्पिन के अगेंस्ट उतना अच्छा अटैक नहीं है। तो
देखते कि वो वरुण और अक्षर को कैसे खेलते हैं। हाँ, तूने जैसे बताया कि वरुण चक्रवर्ती अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, उनको बहुत ज्यादा एंगल्स पता होंगे और जो भी डायमेंशन है ग्राउंड के वो पता होंगे, कितना छोटा ग्राउंड है, तो उस हिसाब से वो भी डाल सकते हैं और शायद फंसा सकते हैं। और वरुण चक्रवर्ती का जैसे सुनील नारायण के साथ मिलके एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहा है अभी तक ईडन गार्डन्स में। बिल्कुल सुनील नारायण के साथ वो बहुत, अभी देखे आईपीएल में तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग डुओ बन चुका है, स्पिन हाँ। की बात करें। और इंडिया चाहेगी कि उसी तरीके से वरुण और अक्षर का भी बॉलिंग डुओ काम करे, और वेस्ट इंडीज को मिडल ओवर्स में स्पिन के इस जाले में फंसा ले अपने। हम्म। उनका जो लेकिन रहेगा एक फैक्टर जो हेटमेरू 22 बॉल 50 भी किए इस ग्राउंड में, तो ये शायद कंसर्निंग रहेगा क्योंकि उन्होंने 22 बॉल 50 उधर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट किए थे। और अभी तक उनकी जो स्कोर है 192 रन 7 इनिंग्स, तो एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। देखते हैं कि सिमरन हेटमायर को कैसे टैकल करते हैं वरुण चक्रवर्ती, और मिडिल पेज में अक्षर पटेल भी आएंगे, थोड़ा उसके बॉल अंदर लेके आएंगे, देखते हैं क्योंकि पहले भी हेटमायर ने ओडीआई सीरीज में इंडिया को तंग भी किया है। तो देखते हैं हेटमायर कैसे खेलते हैं आगे जाके। लेकिन डाउन दी ऑर्डर भी जैसे हमने देखा पिछले मैच में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 6 विकेट गिरने के बावजूद भी इतने बड़े स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो डाउन दी ऑर्डर रोमारियो सेफर्ड और होल्डर ने जिस तरीके से रन्स मारे हैं, वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि अगर जल्दी विकेट्स भी गिर जाता है तो लोअर एंड भी रन्स बना सकते हैं, तो कितना इंडिया के लिए ये भी कंसर्निंग रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लास्ट मैच में होल्डर ने और शेपर्ड ने रन मारे थे, या उससे पहले रदरफोर्ड भी जिस फॉर्म में आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में भी और वर्ल्ड कप से पहले भी, हम्म। तो फिनिशिंग उनका ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग है। और हम्म। बहुत लंबा बैटिंग खेलता है, क्योंकि इसके बाद भी फोर्डे आते हैं और हम्म। मोती आते हैं जो भी रन कर सकते हैं। तो हम्म। बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप है इनका भी। तो इंडिया को अगर मैच में बने रहना है तो विकेट्स लेते रहने चाहिए। बिल्कुल। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड के भी बारे में हम लोग बात करें तो 19-10 से इंडिया भी आगे है। तो इंडिया चाहेगी इसको 20-10 करे आगे जाके। और जिस तरीके से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स माना जाता था इस टूर्नामेंट में, उस तरीके से वो आगे जाए, क्योंकि पिछले मैच में 256 रन्स, जो इस टूर्नामेंट का टोटल T20 वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट रन और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन भी है। तो इंडिया उस तरीके से बैटिंग भी करना चाहेगी। और उनके बॉलर्स जो भी हैं, गुर्दगेस मोती थोड़ा अच्छी फॉर्म में है, उनको भी एक देखेगी कि अटैक कैसे किया जाए, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज है। शायद संजू सैमसन उनको भी अटैक कर सकते हैं आगे जाके। और जो स्ट्रेट बाउंड्रीज जो भी छोटा है ईडन का, वो टारगेट कर सकते हैं आगे जाके। बिल्कुल, मोती और रोस्टन चेज दो स्पिनर्स खेलेंगे, और देखते कि वो दोनों कैसा डालते हैं। मोती तो अच्छे फॉर्म में भी है, रोस्टन चेज भी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं रेगुलरली। हम्म। बट मुझे लगता है कि बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छा है कंपेयर टू वेस्ट इंडीज। सो हम्म। बॉलिंग वाइज ऑफ कोर्स इंडिया मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ahead है। क्या लग रहा है कल ज्यादा टर्न रहेगा, या जो वेस्ट इंडीज और इंडियन टीम थोड़ा सीम के ऊपर भी जाएंगे, ये क्या कल वेस्ट इंडीज टीम से अमर जोसेफ को खिला सकते हैं इधर। अ, मुझे लगता है खिला लेंगे वो। और इंडिया जो बार बार फंस भी रही थी, जैसे साउथ हम्म। अफ्रीका के मैच में भी हम देखे कि स्लोअर बॉल्स पे इंडियन टीम फंस रही थी। तो हम्म। फिर चाहे सूर्य कुमार हो या ईशान किशन हो, स्लोअर बॉल्स पे थोड़ा अटकते हैं। तो वेस्ट इंडीज भी शायद इसी गेम प्लान के साथ आएंगी कि हम्म। स्लोअर बॉल्स डालने हैं ज्यादा से ज्यादा। और हम्म। रमोरे शेपर्ड भी हो गए, वो भी स्लोअर बॉल डाल सकते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है वही प्लान रहेगा उनका कि साइड बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है स्ट्रेट बाउंड्रीज से, तो हम्म। साइड में खिलाए और स्लोअर बॉल्स डालते रहेंगे। हाँ, जो अभी का अपडेट है ना, मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ। अभी भी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज कल वाले मैच के जो टिकट्स हैं अभी भी कमिंग सून दिखा रहे हैं।
तो देखते हैं कि क्या होता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वाले जो भी हैं। लेकिन बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा है। देखते हैं कि मैन टू मैन कैसे करेंगे। और जैसे देखा जाए, अगर हमारी ओपनिंग बैटिंग देखा जाए, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा वर्सेस साई होप और ब्रैंडन की, कौन तेरे को लग रहा है इधर थोड़ा मतलब आगे जा सकते हैं? किसको ज्यादा पॉइंट्स दे रहा है इधर? जिस तरीके से अभिषेक का फॉर्म नहीं चल रहा है अच्छे से, पिछले मैच में भी थोड़ा अ, एक 50 आया, बट वो कन्विंसिंग इनिंग नहीं हाँ। था। बट फिर भी मैं इंडियन ओपनर्स को ज़्यादा यहाँ पे रेटिंग दूंगा, क्योंकि ब्रैंडन किंग भी दूसरी तरफ देखे तो फॉर्म में नहीं है, हम्म। और शायद भी अच्छा खेल रहे हैं, बट हम्म। थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, तो मैं इंडियन ओपनर्स की तरफ जाऊंगा। और मिडिल ऑर्डर फेज से पहले मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ, शायद ये एक मैच विनिंग पर्सपेक्टिव बन सकता है। ईशान किशन वर्सेस सिमरन हेटमायर, ये शायद मैच बिल्कुल। डिफाइनिंग मोमेंट भी हो सकता है कि जो शायद ज्यादा रन्स बनाए या थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेले, शायद उस टीम जीत सकता है। क्योंकि नंबर 3 हमेशा से ही मतलब इम्पोर्टेंट रहा है प्रेशर गेम्स। तो शायद कल भी ईशान किसान वर्सेस सिमरन हेटमायर ही डिसाइड करेगा तो किसके साथ जा रहे हैं। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छी तरीके से खेल के आ रहे हैं। रन्स भी हम्म। देखे तो ईशान के 214 रन्स है, और हिटमैन ने 192 रन्स मारे। दोनों ने हम्म। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे। हम्म। ऑफ कोर्स जो ज्यादा रन मारेगा कल, उस टीम को एडवांटेज रहेगा, और हम्म। मिडिल ऑर्डर से भी प्रेशर हटेगा। बिल्कुल। अगर मिडिल ऑर्डर की मतलब बात करें, दोनों के पास फायर पावर है, तो फिर अभी ये थोड़ा मुश्किल होगा। शायद ये नेक टू नेक भी जाएगा। शायद यहाँ पे एज देना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मिडिल फेज में हम बहुत ज्यादा मैचेस में फंसे हैं, जबकि वेस्ट इंडीज सिर्फ एक मैच में फंसा है। तो क्या यहाँ पे तू किसको थोड़ा एज दे रहा है आगे? ऑफ कोर्स टूर्नामेंट में देखे हम तो वेस्ट इंडीज मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंडियन मिडिल ऑर्डर से। बट हम्म। जिस तरीके से कंडीशंस है, और जिस हम्म। तरीके से पोटेंशियल है इंडियन मिडिल ऑर्डर का, हम्म। बहुत मुश्किल है दोनों में से किसी एक को चूज करना। हाँ, ये है। अगर मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था, अ, सिमरन हेटमेयर का रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंडिया, एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ एक ओडीआई में खेला है। T20 में अगर देखा जाए तो फोर्थ T20 में उनका एक जो 2023 में हुआ था अगस्त में, जो वेस्ट इंडीज 3-2 में जीता था, उसमें फोर्थ T20 में उन्होंने 61 रन मारे थे 39 बॉल्स। तो शायद हेटमायर थोड़ा यहाँ पर पीछे रह रहे हैं। अगर इंडिया के अगेंस्ट देखा जाए तो शायद इंडिया टारगेट कर सकता है हेटमायर को यहाँ पे। और फिर लोअर ऑर्डर मिडिल बैटिंग को देखा जाए तो मेरे को लगा है पूरा नेक टू नेक ये भी है, क्योंकि जैसे हम दुबे और हार्दिक को देखेंगे तो उस साइड्स में जैसन होल्डर और रोमारियो सेफर्ट। फिर भी इधर किसको आगे एज दे रहा है, इसमें बहुत मुश्किल होगा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों ऑलराउंडर्स, दोनों टीम के पास दोनों जो ऑलराउंडर्स है, हम्म। हिटमायर, सॉरी, शेपर्ड और होल्डर, और यहाँ पे हार्दिक और दुबे। ऑफ कोर्स हार्दिक एंड दुबे ने पूरा टूर्नामेंट अच्छा बैटिंग किया है, और होल्डर और शेपर्ड ने भी अच्छा बैटिंग किया है। बट हम्म। यहाँ पे मैं हार्दिक एंड दुबे के डुओ को ज़्यादा रेटिंग दूंगा, हम्म। क्योंकि ज़्यादा मैचेस में उनको बैटिंग करने का मौका भी मिला है एज हम्म। कम्पेयर टू जो वेस्ट इंडीज डुओ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं क्यों वेस्ट इंडीज की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जैसे कि पिछले वाले प्रेशर वाले मैच में जब वो नीचे लग रहे थे तो उन्होंने ही वेस्ट इंडीज को एक मोमेंटम दिया था। जबकि जब हार्दिक पांड्या की जरूरत थी एक यूएसए वाले मैच में, वहां पे भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भी 0 आउट हुए। तो शायद प्रेशर में अभी तक वो हार्दिक पांड्या वाली इनिंग्स हमने नहीं देखा है। तो देखते हैं कल जाके कैसे करते हैं। मैं थोड़ा इधर एज वेस्ट इंडीज को दूंगा। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो शायद इंडिया बहुत वो भी नेक टू नेक होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इतना भी नहीं होगा। और शायद इंडिया यहाँ पे भी एज करेगा।
देखो स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वरुण और अक्सर बेटर चॉइस रहेंगे एज कम्पेयर टू हम्म। वेस्ट इंडीज स्पिन डुओ। हम्म। मूर्ति ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट वरुण चक्रवर्ती वहाँ पे एज ले लेंगे, और रोस्टन चेस के कंपेयर में अब अक्षर पटेल जो एक अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और पिछले मैच में भी हमने देखा कि आते ही सेकंड बॉल पे विकेट लिया था। मुझे लगता है इंडियन स्पिन डुओ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि देख पहले इन दोनों राइट हैंडेड बैटर हैं, अगर वो आउट नहीं होते शायद अक्षर पटेल इधर एक बढ़िया ऑप्शन भी बन सकते हैं। जैसे अगर ब्रैंडन किंग और साई होप खेलते हैं तो, क्योंकि अक्षर पटेल इतना टर्न नहीं करते हैं, वो स्ट्रेट करते हैं, वो शायद वो दिक्कत दे सकता है वेस्ट इंडीज जो ओपनिंग डीओ को। और अगर देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा हेटमेयर और को भी फंसा सकते हैं, आईपीएल में भी हमने देखा था वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब वरुण चक्रवर्ती आते हैं बॉलिंग करने। तो शायद ये भी एक फैक्टर रहेगा कि इंडिया टारगेट कर सकता है, एक मैन टू मैन मार्किंग करके टारगेट भी कर सकता है। और अगर दूसरे एंड में देखा जाए तो क्योंकि रोस्टन चेज थोड़ा इतना एक्सपीरियंस T20 स्पिनर नहीं है, तो शायद यहाँ पे ईशान किसान अभिषेक शर्मा टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने ट्रेंड देखा था सलमान अली आगा और आर्यन दत्त फिर एडन मार्कर ने जैसे हमारे ओपनर्स को आउट किया था, तो शायद रोस्टन चीज यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और गुदकेश मोटी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रहे हैं, तो शायद यहाँ पे भी एक कंसर्निंग रह सकता है, और शायद संजू को भी इधर टारगेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से सूर्या भी स्टंप आउट हुए थे, तो देखेंगे कि कैसे वो भी परफॉर्म करते हैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को इधर। और पेस बॉलिंग में देखा जाए तो क्लियर एज टू इंडिया, क्योंकि हार्दिक पांड्या देखा जाए तो फिर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह नंबर वन बॉलर ऑल फॉर्मेट्स। तो शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत वेस्ट इंडीज पीछे जा सकती है, और कल वाली ट्रैक थोड़ा सीम फ्रेंडली हो सकता है अगर शर्मा जोसेफ को खिलाते हैं। देखते हैं कि इंडिया उसको भी टारगेट करना आसान हो सकता है। तो यहाँ पे किसको एज दे रहा है इंडिया? ऑफ कोर्स पेस बॉलिंग में इंडियन टीम बहुत ज्यादा अहेड है वेस्ट इंडीज के कंपेयर में। जिस हम्म। तरीके से बुमराह और अर्शदीप भी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों हम्म। जगह पावर प्ले और डेथ में, क्लियर एज टू इंडिया। नीलेश टू इंडिया, तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो शायद इंडिया को ही ज्यादा एज मिल रहा है। थोड़ी बहुत मिडिल फेज या अगर लोअर ऑर्डर बैटिंग में देखा जाए तो प्रेशर हैंडलिंग में थोड़ा वेस्ट इंडीज एज कर रहा है, वरना इंडिया के बैटर्स ही थोड़ा ज्यादा आगे एज कर रहे हैं। और बॉलिंग भी देखा जाए तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। और पेस अटैक की अगर देखा जाए तो शायद इंडिया एक अटैकिंग मोड में जा सकता है, लेकिन जैसन होटल होल्डर इतने बड़े प्लेयर उनके लिए ये एक चीज रहेगा कि कैसे वो टैकल करते हैं इंडिया को, या इंडिया होल्डर को कैसे टैकल करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी चीज रहेगा। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया, शायद सिमरन हेटमेयर वर्सेस ईशान किशन ये एक बहुत गेम डिफाइनिंग मोमेंट रहे उनके बीच। तो दूसरा मोमेंट क्या देखना चाहते हैं कि दूसरा क्या चीज एक गेम डिफाइनिंग हो सकता है? एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की, वो है रोमन पॉवेल। हाँ। पिछले साल भी वो आईपीएल में इसी ग्राउंड पे खेले थे, इस साल हम्म। भी वो केकेआर के लिए खेल रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी की है उन्होंने यहाँ पे, और नंबर 4 पे बैटिंग भी करते हैं। अगर हेटमायर जल्दी आउट होते हैं, या फिर दो ओपनर्स में से दोनों ओपनर जल्दी आउट होते हैं, तो उनका रोल भी शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा इस मैच में। तो हम्म। और जो जैसे उनका पावर हिटिंग भी है स्पिन के अगेंस्ट, तो शायद वो ज्यादा बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर और सकते हैं। ग्राउंड भी छोटा है तो उनके पावर के हिसाब से वो सिक्सेस इजीली क्लियर कर सकते हैं, यस। तो ये कंसर्न हो सकता है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी उनको बहुत ज्यादा बॉल डाल लिए होंगे, तो उनको भी पता मतलब चलेगा कि, और वो शायद इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं हमारे बॉलर्स को कि कैसे और किस लाइन में डालना है। तो ये एक भी देखने लायक बनेगा। और लेग साइड शायद थोड़ा ज्यादा है उनका स्ट्रॉन्ग जोन, तो शायद हमारे बॉलर्स भी वेल प्रिपेयर्ड आएंगे इस बार। और जो गलती थोड़ी बहुत हम अभी भी कर रहे हैं उसको हम रेक्टिफाई इस मैच में पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके एक टीम ऐसे मिलेगा
क्योंकि वो देखा जाए तो सुपर एट्स में अनबिटेन आएंगे इंग्लैंड, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए अभी 3 मैच नॉकआउट्स, हम नहीं बोल सकते कि वर्चुअल नॉकआउट, ऑल 3 मैचेस इंडिया अगर जीत रहा है तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। तो देखते हैं कि इंडिया कैसे परफॉर्म करता है रात में 7 बजे कैसे इंडिया स्टार्ट करता है, 6:30 बहुत इंपॉर्टेंट टॉस। तो देखते हैं इंडिया कैसे जा रहा है। तो आखिरी सवाल, इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल हो रहा है या नहीं हो रहा बिल्कुल हो रहा है, लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इंडिया है? इंग्लैंड सेमीफाइनल। चलो, आई ऑल्सो होप इंडिया सेमीफाइनल में जाए। और इस बार हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि कितना हम इस बार प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हम थोड़ा साउथ अफ्रीका वाले मैच में इतने ज़्यादा हैवी दे रहे थे, लेकिन फिर भी हम जाते जाते थोड़ा लग रहा था कि शायद इंडिया हार सकता है, वो भी डिस्कस कर लिए और वही हुआ। लेकिन इस मैच में हम कॉन्फिडेंट हैं कि शायद इंडिया ये मैच, शायद क्या, हम ये होप करेंगे कि इंडिया मैच जीते। जिस तरीके से इंडिया ने प्लेइंग 11 अपनी सॉर्ट किया है, उस तरीके से हम लगा है कि शायद ये प्लेइंग 11 पूरा बैलेंस्ड है और शायद ये टीम चैंपियन बनने लायक भी है, और साउथ अफ्रीका के साथ एक और फाइनल हम देखना चाहेंगे। और देखते हैं आगे जाके इंडिया कैसे परफॉर्म करता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइव में मिलते हैं मैच के बाद। प्रीतीश थैंक यू सो मच, मैच देखते हैं, मैच के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं कि कैसे इंडिया ने परफॉर्म किया, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर सेमीफाइनल जाते हैं तो प्रॉपरली फिर से एक और पूरा बात करेंगे कि क्या जर्नी रहेगी, क्या करेंगे आगे जाके। अगर कुछ भी होता है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और दूसरी टीमों के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।